एमपीपीएससी के 2 एग्जाम स्थगित, अब 3 जुलाई को कराए जाएंगे दोनों एग्जाम, 28 से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भोपाल में तस्वीर होगी साफ, 85 वार्डों पर रहेगी नेताओं की नजर, समीकरण बनेंगे या बिगड़ेंगे होगा तय। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम किए फाइनल, डिंपल, कपिल सिब्बल, जावेद अली के नाम तय। कश्मीर में राहुल भट्ट की हत्या को लेकर आक्रोश जारी, पंडितों ने की आतंकियों पर कार्रवाई की मांग, 12 मई को हुई थी कश्मीरी पंडित राहुल की हत्या। और अमेरिका में बच्चों का कत्लेआम, 18 छात्रों समेत 21 की मौत, बाइडेन ने जताया दुख, कहा अब लिए जाएंगे एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और अब खबरें विस्तार से। एमपीपीएससी ने 2 एग्जाम स्थगित कर दिए हैं और अब दोनों एग्जाम 3 जुलाई को कराए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने अलग अलग एग्जाम में रोजगार पंजीयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एज लिमिट में छूट और ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा फिर से शुरू की है। आयोग ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2021 और डेंटल सर्जन एग्जाम 2022 जिसे स्थगित कर दिया था, उसकी एग्जाम डेट भी घोषित कर दी है। अब ये दोनों एग्जाम 3 जुलाई को कराए जाएंगे। ये सभी जानकारी आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दी है। भोपाल नगर निगम चुनाव के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग यानी महिला एवं अनारक्षित महिला वर्ग के वार्डों का आरक्षण होते ही तस्वीर साफ हो जाएगी। सभी 85 वार्डों पर नेताओं की नजर रहेंगी। इसके बाद कईयों के समीकरण बनेंगे तो कईयों के बिगड़ने की भी उम्मीद है। बुधवार दोपहर 3 बजे रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में रिजर्वेशन होगा। इससे पहले जिले की 222 ग्राम पंचायत, 3000 से ज्यादा पंच, फंदा बैरसिया जनपद अध्यक्ष सदस्य और जिला पंचायत वार्ड के लिए रिजर्वेशन की प्रोसेस शुरू हो गई है। फंदा और बैरसिया में सरपंच पंच के लिए आरक्षण प्रक्रिया की जा रही है। जिला पंचायत में कुछ देर से प्रोसेस शुरू होगी। भोपाल में 2 जनपदें हैं, फंदा और बैरसिया। इनमें कुल 222 ग्राम पंचायतें हैं। पहले ये 185 थी जो परिसीमन के बाद बढ़ा दी गई। दोनों ही जनपदों में कुल 3149 वार्ड हैं। और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे न्यूज एडिटर खबर भारत से। हमारे साथ राजेंद्र कानून जी फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, जिस तरह से ये खबर है 85 वार्डों वाली, क्या कहना चाहेंगे आप? 85 वार्ड नगर निगम के जो हैं इनमें ओबीसी महिला, ओबीसी अनारक्षित, इनके रिजर्वेशन होना है। तो सबकी निगाह इसी पर लगी हुई है। और कुल 222 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 3000 से ज्यादा पंच चुने जाएंगे। जैसा कि आपने बताया, फंदा और बैरसिया में 2 जनपद में 3149 वार्ड हैं, जहां जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि इनका आरक्षण होना है। अभी एक नरोत्तम मिश्रा जी का, गृह मंत्री जी का बयान भी फिर से आया है कि जो एक संदेह की स्थिति निर्मित हो गई थी कि राज्यपाल के पास, महामहिम राज्यपाल के पास जो है वो ये आपका आरक्षण वाला जो है अध्यादेश फिर से भेजा गया है कि डायरेक्ट चुनाव होंगे जी। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के महापौर का। तो नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बयान दिया है उसमें अभी फिर से ये कहा है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है और कोई अध्यादेश वापस राज्यपाल के पास नहीं भेजा गया है। जबकि खबर ये थी कि रात को राज्यपाल के पास पुनः वो अध्यादेश भेजा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पुरानी स्थिति थी कि पार्षद और ये मिलकर के ही
महापौर और नगर परिषद, नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव करेंगे, वो स्थिति बरकरार रहेगी। तो ये एक ताजा अपडेट है अभी का। और दूसरा एक ये है कि जैसे ही 3 बजे ये प्रक्रिया शुरू होगी तो बहुत सारे समीकरण इधर उधर होंगे, क्योंकि उसके पश्चात टिकटों के मामले में चर्चा होना शुरू हो जाएगी, भाई किसको कहाँ टिकट देना है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो समय शुरू भी हो जी। चुका है। 3 बजे जिस तरह से सारी तस्वीर साफ हो जाएगी और 3 बजने में ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, तो कह सकते हैं कि बस कुछ ही देर में अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी जुड़ने के लिए। जी जी। समाजवादी पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम करीब करीब फाइनल कर दिए हैं, लेकिन अभी अधिकृत सूचना जारी नहीं की है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव को राज्यसभा भेज रही है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल का नाम भी सूची में बताया जा रहा है। इसी तरह जावेद अली खान को भी पार्टी राज्यसभा भेज रही है। वो पहले भी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। मालूम हो कि अभी तक राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के 5 सदस्य हैं। इसमें कुंवर रेवती रमन सिंह, विशंभर प्रसाद निषाद और चौधरी सुखराम सिंह यादव का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर कश्मीरी पंडितों में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दरअसल 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन अभी भी जारी है। कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन कर आतंकियों पर कार्रवाई की मांग की है। अमेरिका के टेक्सास से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां एक प्राथमिक विद्यालय में 18 साल के युवक ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में अब तक 21 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें 18 बच्चे और 3 वयस्क शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया ने टेक्सास गवर्नर ग्रेग अबॉट के हवाले से जानकारी दी कि रॉ प्राथमिक विद्यालय में गोलीबारी हुई है, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हमलावर भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। जो बाइडेन ने इसमें दुख जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्कूल रॉब एलिमेंट्री स्कूल की घटना काफी दुखद है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रपति जी भोपाल आ रहे हैं, उज्जैन भी जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भोपाल आ रहे हैं। इसके बाद वे जबलपुर भी जाएंगे। पीएम मोदी हितग्राहियों से संवाद करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव पर ये बात कही कि नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को लेकर कोई भी अध्यादेश राजभवन को नहीं भेजा गया है। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने ये बात जोड़ी कि राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। भारत जोड़ो का नाम दे दिया गया है, जो मोदी के सक्षम हाथों में है। राहुल गांधी जी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी थी, नाम दे दिया भारत जोड़ो। भारत एक ऐसे सक्षम हाथों में है इस वक्त जिसका विश्व में डंका बज रहा है, नरेंद्र भाई मोदी जी का। आज आप 1 महीना ऐसा नहीं बता सकते जब विश्व का कोई नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हिंदुस्तान नहीं आ रहा हो। ऐसे भारत को जोड़ने की बात कहाँ से आ गई? अपनी खीज ऐसे क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालो। कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस बिखर रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और जहाँ तक आपने दिग्विजय सिंह की बात कही है कि उन्हें इस यात्रा में शामिल किया है, कमलनाथ जी उन्हें मध्य प्रदेश से दूर करना चाहते थे, कर दिया, अब साल भर उसमें रहे। और चलिए हम चर्चा करते हैं प्रदीप तलरेजा से, सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, जिस तरह से कई बातों के साथ कटाक्ष तो खैर पक्ष और विपक्ष दोनों की ही आदतों में शुमार है, महत्वपूर्ण जानकारी जो नरोत्तम मिश्रा जी ने दी कि एक राष्ट्रपति भोपाल आ रहे हैं, उसके साथ ही जेपी नड्डा, तो इसका मतलब बूथ विस्तारक योजना जिसकी चर्चा लगातार रही है, क्या जेपी नड्डा का दौरा जो है वो इस संदर्भ में माना जाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरे जो दौरे को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव से पहले इलेक्शन मोड जिसे हम कहते हैं उसके रूप में भी देखा जाता है। देखिए, तकरीबन 5 से 6 माह पूर्व जो है यहाँ पर प्रदेश
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, उसके 5 महीने बाद जो है खुद देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो यहाँ पर पहुंचते हैं। और अब ऐसे में 3 दिवसीय दौरा जिस प्रकार से जेपी नड्डा का होना है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो कहीं ना कहीं युवाओं में जोश भरने और आगामी जो विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, अन्य कई चीजें जो है वो होनी है। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी अहमियत रखता है जेपी नड्डा का ये दौरा। देखिए 1 तारीख को वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे लाल परेड ग्राउंड में, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर शामिल होंगे। ऐसे में जो दौरा है कहीं ना कहीं विशेष जरूर है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जून को जो है वो जबलपुर के दौरे पर रहेंगे, लगातार वहाँ पर उनसे चर्चा करेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और साथ साथ 3 जून को ही जो है उनका वापसी है दिल्ली के लिए, वो जबलपुर से ही दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। देखिए पूरी तैयारियां जो हैं उसको लेकर के पूरी बैठकें हो रही हैं, लगातार ये बातें की जा रही है कि किस प्रकार से स्वागत होगा। कहीं ना कहीं भव्य स्वागत की जो परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी में देखी जाती है वो देखने में जरूर मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रदीप। खबर बालाघाट से। जिले की सभी ग्राम पंचायतों के पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायतों के सदस्य और अध्यक्ष पद के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बता दें कि आरक्षण की प्रक्रिया जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय में शुरू हो चुकी है। साथ ही आरक्षण की समस्त कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण की मांग उठने लगी है। जी हां, खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा से है, जहां बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने 1 दिवसीय धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं धरना के समर्थन में सांसद अरुण साव पहुंचे और एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सांसद अरुण ने कहा कि सरकार ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया और प्रदेश सरकार पूरी तरह से असफल है। वहीं उन्होंने ये बात जोड़ी कि केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया है, लेकिन प्रदेश में 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को नहीं दिया जा रहा। निश्चित रूप से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार सभी वर्गों के साथ अन्याय कर रही है, सभी वर्ग को ठगने का काम कर रही है। उसी तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी उन्होंने ठगने का काम किया। 27% आरक्षण देने का अपना वादे से वो मुकर गए हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया है, उसी के खिलाफ आज पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ है, ताकि सरकार जागे और पिछड़े वर्ग का उसका जो वाजिब हक है 27% आरक्षण का वो प्रदान करें। और राज्य सरकार जागेगी नहीं तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। नरसिंहगढ़ में सभा कक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें एसडीएम अमन वैष्णव, जनपद सीईओ शंकर सिंह पांसे सहित सभी दलों के कार्यकर्ता समेत आम नागरिक उपस्थित रहे। खबर नरसिंहगढ़ से है, जहां किसानों को उपार्जन केंद्र पर तुलवाई फसल की राशि अभी तक नहीं मिली है। मामला नरसिंहगढ़ तहसील के हिनोतिया गांव के उपार्जन केंद्र शालीग्राम का है। उपार्जन केंद्र पर फसल की राशि के लिए पहुंचने वाले किसानों के साथ सेल्समैन अभद्र व्यवहार करता है और खाते में पैसे न होने की बात कहकर किसानों को टरका देता है। वहीं किसानों का कहना है कि प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि किसानों के लिए बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर कब तक इन किसानों के खातों में पैसे नहीं डलवाते। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरसिंहगढ़ से खबर आई निकलकर सामने, कौन है वो वेंडर, कौन है जो इतना परेशान कर रहा है किसानों को और जबकि उनके फायदे के लिए ही सारी योजनाएं बनाई गई हैं। हेलो जी हेमराज, आवाज पहुंची आप तक? जी जी मैम, बताइए क्या है खबर, पूरा मामला बताइए। मैम मैं बताना चाहूँगा, मामला है नरसिंहगढ़ ब्लॉक के उपार्जन केंद्रों का, जहां पर किसानों द्वारा
पिछले 1.5 माह पूर्व फसल की बिक्री की गई थी, तुलवाई गई थी, मगर आज तक किसानों के खाते में उनकी राशि का पेमेंट, उनकी फसल का पेमेंट नहीं पहुंचा है। वहीं बात की जाए अधिकारियों की, तो किसानों द्वारा अधिकारियों से उपार्जन केंद्र से लेकर संबंधित 181 सीएम हेल्पलाइन तक किसान संबंधितों के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, मगर फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जी, क्या कहना है फिर किसानों का, क्या कहना है? उन्होंने जब सीएम हेल्पलाइन में ये शिकायत की तो कब तक निवारण की बात कही गई? जी मैम, किसानों से जब हमारी बात हुई है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह किसान परेशान हैं और वो अधिकारियों पर और सीएम हेल्पलाइन तक अपनी शिकायत कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, ना ही कोई अधिकारी सुनने को तैयार है। चलिए, शुक्रिया हिमराज जुड़ने के लिए। देश में हर साल बाढ़ और नदी में डूबने से हजारों लोगों की मौतें हो जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने ब्रह्मांड घाट के नर्मदा नदी के तट पर कैंप का आयोजन किया। इस कैंप के माध्यम से 11वीं बटालियन की टीम ने स्थानीय लोगों के अलावा सोशल वर्कर और मछुआरों को विषम परिस्थितियों से किस तरह निपटा जाए उसके बारे में लोगों को प्रशिक्षित किया। वहीं इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब बेसिकली हमारी 11th BN NDRF वाराणसी की RRC भोपाल की तरफ से यहाँ पे आज हमने एक फ्लड सिनेरियो पे मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है, जिसका मेन उद्देश्य ये था कि हम अपने आप को फ्लड के लिए प्रिपेयर करें और अपनी प्रिपेयरनेस को चेक करें कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं। इन केस ऑफ ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको हम टैकल करने के लिए कितने तैयार हैं। दूसरा मकसद ये था इस मॉक एक्सरसाइज का कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के हेल्थ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो कितने तैयार हैं ऐसी सिचुएशन से टैकल करने के लिए, उनकी प्रिपेयर्डनेस को चेक करना, एज वेल एज जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एक तरह से हमने एक डेमो के माध्यम से ट्रेन करने का भी प्रयास किया है कि ऐसी कोई सिनेरियो आती है तो क्विकली वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इमीडिएटली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी स्पेशलाइज्ड फोर्स है, वो NDRF हो, SDRF हो, उसको आने में समय लग जाता है, लेकिन रेस्क्यू में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है और जितना जल्दी हम रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी ही ज़्यादा लोगों को सेफली बचाया जा सकता है। इसलिए लोकल पॉपुलेशन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, सो दैट दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। छत्तीसगढ़ के नर्मदापुर में अपर कलेक्टर तनुजा सलाम के बिगड़े बोल का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। कलेक्टर ने काउंसलिंग सभा कक्ष में स्कूल के प्रिंसिपल को सार्वजनिक तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि काउंसलिंग सही नहीं हुई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं काउंसलिंग स्थगित करती हूँ। नर्मदापुर से हम ये आपको खबर बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक खबर है जहां तस्वीरों में स्पष्ट नजर आ रहा है कितनी नाराजगी व्यक्त कर रही हैं अपर कलेक्टर तनुजा सलाम, और आखिर वो ऐसा क्या बोल गई जिसका वीडियो इतना वायरल हो रहा है, ये जानेंगे हम। नर्मदापुर से हमारे साथ संवाददाता श्रवण महंती तमाम जानकारियां देंगे। श्रवण, क्या था मामला? काउंसलिंग के लिए पहुंची और बदतमीजी करती नजर आई। जी श्रवण। आपका नाम वहाँ पे और पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के जो बच्चे थे उसके किट के माध्यम से सिलेक्शन करना था, जिसको लेकर के वहाँ पे तमाम जो परिजन थे छात्र के और जो प्रिंसिपल थे और जो डिप्टी कलेक्टर थी वो वहाँ पर पहुंची हुई थी। और इस दौरान जब सीट निकलने के दौरान जो एक ही छात्र के 2 बार पर्ची निकलने पर वो भड़क गई और इतना भड़की कि उन्होंने अपनी मर्यादा भूल गई। और ये जो वीडियो था किसी ने कैद कर लिया और ये उसके जाने के बाद ये सोशल मीडिया में जो वीडियो है जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसमें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण जुड़ने के लिए। सरदारपुर में जनपद सभा कक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई। एसडीएम BS कलेश और जनपद CEO शैलेंद्र शर्मा के साथ ही सभी दलों के कार्यकर्ता और उसी के साथ आम नागरिक भी उपस्थित रहे।
मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में बाणगंगा क्षेत्र जो कि इंदौर के अंतर्गत है फैक्ट्री का ये मामला सामने आया, जहां धन पुष्प फैक्ट्री में 14 साल का बच्चा काम करते हुए हादसे का शिकार हो गया। फैक्ट्री मालिक ने मामले को दबाने के लिए बच्चे के परिजनों को एफआईआर न करने का दबाव बनाया और पीड़ित बालक को और उसके परिवार को दरअसल 7 लाख रुपए की एफडी और 5 लाख का चेक देने की बात कही, जिससे परेशान परिवार ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अखिल भारतीय दलित समाज के अध्यक्ष मनोज परमार ने पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय देने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दे दी कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो दलित समाज सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देख सकते हैं परिजन बैठे हुए हैं थाने में और वहां का क्या हाल रहा। हम बात करते हैं हमारे ब्यूरो हेड है खबर भारत के इंदौर से जहीन खान। जी जहीन, गौरी खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीन, जिस तरह से खबर है मामले को दबाने की कोशिश की गई थी, एक तो गलती और बोलते ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो कौन है ये मालिक फैक्ट्री का और क्यों उसने इस तरह के काम किए? मैं आपको बता दूं, क्रांति प्रिय इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में जो फैक्ट्री संचालक है उनके खिलाफ जो है परिजन जो है कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने निहार की गुहार लगाई। पूरा मामला यह है कि बाणगंगा क्षेत्र की एक फैक्ट्री थी, वहां पर जहां सामेर रोड स्थित धन पुष्प फैक्ट्री में 14 वर्षीय जो बालक के काम करता था वो हादसे का शिकार हो गया था। वहीं मालिक ने को जो है पुलिस ने पूरी मदद की और मालिक का खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसको लेकर वो जो है पुलिस उपायुक्त कार्यालय पहुंचे मालिक के खिलाफ शिकायत करने। बिल्कुल, तो जिस तरह से हम तस्वीर में देख सकते हैं बच्चा साथ में ही है और कहाँ चोटें आई, उसको क्या हादसा हुआ था? क्या है कि ये बाणगंगा थाना क्षेत्र का जो 14 वर्षीय बालक रोहित नवरिया का जो 16 फरवरी को मशीन में आता गया था, उसके कारण जो उसका हाथ बुरी तरह से कट चुका था। उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में कमल अग्रवाल के यहाँ जो है माता उसको जो है ले जाया गया। पुलिस कंप्लेन न करने की बात कही थी, जिसको लेकर उसने 7 लाख रुपए मुआवजा व 5 लाख रुपए एफडी देने की बात कही थी। 1-1 लाख के 5 चेक भी दिए थे कि रोहित का जो है इलाज कराएंगे। बाद में जो है वो कमल मुकर गया, उसको लेकर जो है परिजन ने जो है शिकायत की है। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जो है तफ्तीश से जांच कर रही है। जहीन, एक और मामला मुझे लगता है इसके साथ ही जुड़ता है। अगर बच्चा काम करते हुए हादसे का शिकार हुआ फैक्ट्री में, बच्चे की उम्र 14 साल है, बाल श्रम कानून के तहत ये मामला दर्ज होना चाहिए। निश्चित तौर पे ये बाल श्रम कानून के अंतर्गत भी आता है और इसके जो परिजन है नाबालिग जो बच्चा है नाबालिग था और जो है उसकी आयु भी 14 वर्ष की है। इसको लेकर जो है जो वहाँ पर उनके साथ में जो है भलाई समाज के जो अध्यक्ष है मनोज परमार, उन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत जो है हम बाल श्रम आयोग में भी करेंगे। और अभी पुलिस ने जिस तरीके से कंप्लेन की है कि इसने 1-1 लाख के 5 चेक दिए, मुआवजा देने की बात की और अब सब चीज से मुकर गया, बच्चे का हाथ कट गया, उसका जीवन खराब हो गया, इसको लेकर जो है बाल की ओर भी जाएंगे वो, ऐसा कहना नजर आए। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जहीन जुड़ने के लिए। बाणगंगा थाना के अंतर्गत सावेर रोड पर धन पुष्प फैक्ट्री है। इसके मालिक है कमल अग्रवाल और साहेब अग्रवाल। इनके यहाँ पर बाल श्रमिक के रूप में 14 वर्षीय रोहित नरवरिया काम कर रहे थे। इस बच्चे का काम करते वक्त 16 फरवरी को जो है हाथ मशीन में आ गया। यह हाथ कट चुका पूरी तरह से, यह वर्तमान में अपंग अपाहिज की तरह हो गए हैं। और उस समय तत्कालिक परिस्थितियों में कमल अग्रवाल साहेब अग्रवाल के द्वारा इस बच्चे की माताजी को कहा गया कि आप पुलिस कंप्लेन ना कराएं, हम इसका मुआवजा जो है 7 लाख के रूप में एफडी करा देंगे और 5 लाख रुपए के चेक बना दिए। तो चेक सब पांचों चेक जो 1-1 लाख रुपए के थे वो बाउंस हो गए और 7 लाख की एफडी भी नहीं कराई, ना ही इसका इलाज कराया। तो ये जब वहाँ पर मांगने गए मुआवजा तो उनने इनके साथ अभद्रता की और अनुसूचित जाति की जो गालियाँ होती है, अभद्रता की, अश्लीलता की, जो भी गाली गुप्ता और धमकी है वो सब किया इनके साथ। तो ये आज पुलिस प्रशासन से मदद मांगने आए कि उन पर कार्रवाई की जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। इंदौर के चंदनगर थाना क्षेत्र में सुबह निगम के डस्टबिन में 2 नवजात बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। यहां निर्दयी मां अपने कुकर्म को छिपाने के लिए नगर निगम के डस्टबिन में बच्चों को, जो नवजात बच्चे थे, उनको फेंक कर चली गई। निगम कर्मी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने
बच्चों को ही जिला अस्पताल भिजवाया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस निर्दयी मां की तलाश कर रही है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो जिला अस्पताल चंदन नगर है वहाँ पर सामने डस्टबिन पर सड़क के किनारे थैली में कुछ भ्रूण पड़े हुए हैं या अज्ञात शिशु पड़े हुए हैं। उस पर मौके पर पुलिस गई थी और दोनों भ्रूण को रिकवर किया है। संभावना ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा ये भ्रूण अवॉर्ड कराकर डस्टबिन में फेंके गए हैं। उनको रिकवर करा के पीएम कराया जा रहा है और मर कायम कर लिया गया है। अभी प्रारंभिक स्थिति में है, सीसीटीवी चेक कराए जाते हैं, जो भी होगा डिवीजन में आएगा सामने। इंदौर में परशुराम सेना ने पतंजलि द्वारा बनाए गए कच्चा ब्रांड अंडरवियर को लेकर तुकोगंज पर प्रदर्शन किया है। दरअसल परशुराम सेना के अध्यक्ष ने बताया कि बाबा रामदेव द्वारा पतंजलि का जो ब्रांड को लेकर प्रदर्शन किया है और बाबा रामदेव ने साधु संतों का अपमान किया। कहा कि अगर पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में कोर्ट की शरण ली जाएगी। श्री परशुराम सेना के माध्यम से हमें अभी अवगत हुआ कि 17 सितंबर 2021 के दिन बाबा रामदेव का जो पतंजलि कच्चा ब्रांड का एक वो आता है, अंडरवियर आता है, उसके अंदर वो एक बाबा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। प्रवचन देते देते अपने अंतर वस्त्र को हाथ लगाते हुए गंदी जगह हाथ लगा रहे हैं और अंत में उसके अंदर वो एक गाली का उपयोग करते हैं और फिर उसके बाद में उनका प्रोडक्ट आता है कि पतंजलि कच्चा अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत ही सुख का अनुभव मिलेगा। तो उसके विरोध में, क्योंकि हिंदुस्तान जो है साधु संतों की धरोहर और भूमि है, साधु संत ही हमें मार्गदर्शित करते हैं और हमारे जितने भी वंश हैं वो किसी न किसी गर्ग, गौतम, सांडिल्य, भारद्वाज, हम लोग जो अपने गोत्र बताते हैं उन साधु संतों के नाम से बताते हैं। और साधु संत के अगर इस तरीके से गलत प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा तो निसंदेह आने वाली जो हमारी कौम है, हमारी जो संतानें हैं, उनको ऐसा लगेगा कि साधु संत इस तरीके से ही बिहेव करते हैं। उसके विरोध में सनातन धर्म के पक्ष में आज हमने यहाँ पर विरोध करते हुए उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग करी। पतंजलि के उत्पादों को द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है उसको अभद्र तरीके से दिखाया जा रहा है। इस संबंध में परशुराम सेना द्वारा थाना तुकोगंज पर आज ज्ञापन दिया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। क्या मांग की? उनकी मांग है कि जिस तरीके से साधु संतों का अपमान किया जा रहा है और साधु संत चूँकि हमारे समाज में पूजनीय है तो उनका इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनके ऊपर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो उस पर प्रकरण दर्ज करने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया। इंदौर में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि खातीवाला टैंक मीनाक्षी अपार्टमेंट में ऑनलाइन आईपीएल क्रिकेट का सट्टा चलाया जा रहा था, जिस पर इंदौर की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर फ्लैट में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से 15 मोबाइल फोन, एक एलईडी टीवी और नगद 66,000 रुपए, जिसके साथ ही लाखों के हिसाब किताब का एक सट्टा पर्ची और कॉपी भी जब्त की है। थाना जूनी इंदौर क्षेत्र की घटना है। जूनी इंदौर पुलिस को सूचना मिली थी कि मीनाक्षी अपार्टमेंट खातीवाला टैंक में मनीष अरोड़ा नाम का व्यक्ति है जो आईपीएल का सट्टा खिला रहा है। पुलिस को मुखबिर द्वारा जो सूचना मिली थी उस पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई और मनीष अरोड़ा नाम के व्यक्ति को जो है ना वो उस उक्त फ्लैट में सट्टा खिलाते हुए मिला, जिसके पास से करीब नगद 66,000 रुपये, 1 दर्जन से अधिक मोबाइल, एक एलईडी टीवी जो है जब्त किया गया है। थाना जूनी इंदौर पर अपराध क्रमांक 258/22 धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी और 3-4 गैम्बलिंग एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और 1 दिन की रिमांड ली गई। जबलपुर के रांझी में एक दुकान संचालक पर दुकान में काम करने वाली ही युवती ने दैहिक शोषण की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकान संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं संचालक के परिजनों ने रिपोर्ट झूठी बताते हुए थाना प्रभारी को मामले में जांच को लेकर आवेदन दिया। साथ ही संचालक की पत्नी का कहना है कि युवती पहले भी कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी है और उसके बाद रुपयों की डिमांड करती है, रुपए न देने पर झूठे केस में फंसा देती है। वहीं पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। हाँ, उसको हमने काम दिया, सब कुछ दिया है ना, लेकिन वो धीरे धीरे मेरे पति को फंसा ली अपने जाल में और पति के खिलाफ यानी कि आए दिन धमकी देती कि तुम मेरे को रखोगे नहीं, तुम्हें 76 लगा दूंगी, ऐसा वैसा तुम पर, है ना। तो पहले भी लगाने की कोशिश करी बट हमने उसके साथ जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, लेकिन वो यानी कि नहीं मान रही है और उसने आज 376 लगा दिए, मेरे पति को अंदर कर दिए। मैं यहाँ पे उसके खिलाफ 1 साल से कंप्लेंट लिखवाने आ रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई मेरी कंप्लेंट नहीं लिखता। वो लड़की मेरे घर में घुस के मेरे साथ मारपीट करती है, मुझे घर से निकलवाती है। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी उसने मेरे पति के ऊपर केस लगाई है उसकी अच्छे से जांच पड़ताल हो और वो
यहाँ यानी कि मेरी सुनवाई हुई रांझी थाने में। एक महिला ने थाना उपस्थित आकर एक शिकायत आवेदन पत्र पेश किया कि रवि चौधरी निवासी बड़ा पत्थर रांझी ने 2 वर्ष से उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया है और प्रार्थिया द्वारा शादी करने का बोलने पर शादी करने से मना कर रहा है, जो प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। जबलपुर में नकली सील एवं इलेक्ट्रॉनिक तराजू एवं कांटे का फर्जी बिल बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक नापतौल निरीक्षक आर.के. ढोके थाना गढ़ा ने लिखित शिकायत की थी कि वे नापतौल निरीक्षक के पद पर जिला जबलपुर में पदस्थ हैं। पिछले कई दिन से वो नकली सील, इलेक्ट्रॉनिक तराजू एवं कांटे का फर्जी बिल बनाकर लोगों को धोखा दे रहे थे। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आरोपी को अरेस्ट कर जाँच शुरू कर दी। नापतौल प्रभारी अधिकारी जो आर.के. ढोके जी हैं, उनके द्वारा एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि एक फर्जी इलेक्ट्रॉनिक तराजू पे जो कांटे होते हैं उसमें गलत मुद्रा का इस्तेमाल करते हुए, नकली मुद्रा का इस्तेमाल करते हुए वो पत्र जारी कर रहे थे, जिसपे एक व्यापारी गुप्ता हैं जिन्होंने शिकायत की, जिसका संज्ञान त्वरित पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लिया गया और इस पे 420 का प्रकरण प्रथम दृष्टया पाया गया, तो उस पर पंजीबद्ध कर आगे विवेचना जारी है, जिसमें कि जो आरोपी बलराम है उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। जबलपुर में मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत कार्डों का वितरण करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि श्रमिकों को जल्द ही कार्ड वितरित किए जाएं। आपको बता दें कि हितग्राहियों को कार्डों का वितरण किया गया था, लेकिन अचानक विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने पर सभी कार्डों का वितरण रोक दिया गया। इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और आग्रह किया गया है कि श्रमिकों को कार्ड तत्काल वितरित किए जाएं, जिसका लाभ सभी को मिल सके। आज कलेक्ट्रेट में हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में गरीब मजदूरों के लिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक योजना संबल बनाई। उस योजना में पंजीयन की शुरुआत संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुई, जिसमें नगर निगम ने भी पंजीयन किए और मैं मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का जिला संयोजक उस समय था, तो हमने लगभग जबलपुर में 30,000 पंजीयन 50 कैंप लगाकर कराए। उन सभी पंजीयन को स्क्रूटनी करने के बाद पंजीकृत किया गया और उनके एक स्मार्ट कार्ड बनाया गया। स्मार्ट कार्ड बंटते ही आधे कार्ड बंट पाए थे, इसके बाद आचार संहिता लागू हो गई। इसके बाद कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में, एक्सीडेंटियल सरकार जिसको हम कहते हैं, वो बन गई। कांग्रेस सरकार की कुंठित मानसिकता का परिचय उन्होंने दिया और जो कार्ड जोन कार्यालय में बन के मजदूरों के पड़े हुए थे उनको सील कर दिया गया और वितरित नहीं किया गया। जब से वो कार्ड सील ही पड़े हैं, हमें अभी कुछ हितग्राहियों ने संपर्क किया कि पंजीकृत पोर्टल पे हमारा नाम आ रहा है, लेकिन हमारे पास कार्ड नहीं। तो मैंने जानकारी ली तो पता चला कि ये कार्ड सील पड़े हुए हैं जो जोन कार्यालय और नगर निगम में है। इसी तारतम्य में हमने आज कलेक्टर साहब से बात की और उनको एक ज्ञापन दिया है कि मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक योजना संबल योजना, जिसके कार्ड निगम कार्यालय में पड़े हुए हैं, उनको शीघ्र अतिशीघ्र हितग्राहियों को वितरित किया जाए, जिससे वो इस योजना का लाभ ले सकें। इस योजना में जन्म से लेकर मृत्यु। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।